हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो इस वीडियो में हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। जनरल स्टडी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कोरियालिस बल का नाम आपने सुना होगा ज्योग्राफी में। तो ये कोरियालिस बल क्या होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है अपनी धुरी पर, तो उसके द्वारा कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन बनता है कि कोरियालिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्यूफोर्ट स्केल क्या होता है? ब्यूफोर्ट स्केल से हम क्या नापते हैं? तो ब्यूफोर्ट स्केल से हम पवन की गति को मापते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल पर पवन की गति को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विली विली क्या है? विली विली का आपने नाम सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विली विली है क्या। ये उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि विली विली वेरी इंपॉर्टेंट। तो विली विली जब इंपॉर्टेंट है तो उत्तर पश्चिम भी हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसको नाम दिया गया है विली विली का। विली विली है क्या? एक प्रकार का चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्पन्न होता है। भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सेलवास। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है सेलवास है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर सेलवास वन पाए इस रेखा पर होते हैं, पैदा होते हैं। इसीलिए इनको भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का नाम ही दूसरा नाम पड़ गया है सेलवास वन। क्षोभ मंडल में चलने वाली तीव्र गति की पवनों को, तीव्र गति के पवन प्रवाह को क्या कहते हैं हम? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? तीव्र गति की पवन प्रवाह होती है। और ये कहाँ बहती हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में तो मौसमी घटनाएं होती नहीं, एक जैसा मौसम रहता है। और क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, एक जैसा मौसम रहता नहीं कभी। इसीलिए तीव्र गति की जो हवाएं चलती हैं वो क्षोभ मंडल में चलती हैं, तो इनको हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यानी कि क्वेश्चन बनेगा जेट स्ट्रीम किस मंडल में चलते हैं? जेट स्ट्रीम हवाएं। तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। वायुदाब मापन की इकाई क्या है? वायुदाब को हम किससे नापते हैं? तो वायुदाब को हम नापते हैं मिलीबार या पास्कल से। किससे नापते हैं? मिलीबार या पास्कल इसका मात्रक होता है, इकाई होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वायुदाब मापन की निम्नलिखित में से कौन इकाई है या मात्रक है? तो मिलीबार और पास्कल दोनों दे दे तो आप दोनों में टिक कर दीजिए। मिलीबार और पास्कल ये दोनों हैं वायुदाब मापन की इकाई। ताप जब अधिक होता है, जब किसी जगह का तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है, और जब किसी जगह का तापमान कम हो जाता है तो वहाँ वायुदाब अधिक हो जाता है। ये याद रखिएगा। ताप के अधिक होने से, जैसे भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ वायुदाब कम रहता है, और ध्रुवों पर ताप कम रहता है तो वहाँ वायुदाब अधिक हो जाता है। और जो पवनें होती हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं? तो पवन चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन प्रवाह होता है। पवनों का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर निम्न वायुदाब होगा इसका मतलब वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की हवाएं हल्की होकर के बाहर की ओर जाएंगी और वहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा। तो उन खाली जगह को भरने के लिए ठंडे प्रदेशों से, जो जहाँ पर
जहाँ पर उच्च वायुदाब होता है वो उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बैरोमीटर में जो पाठ्यांक जब बढ़ता है तो उसका क्या संकेत होता है? पाठ्यांक के बढ़ने को क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि साफ मौसम है। मौसम के लिए पता करना है, अगर बैरोमीटर से हमें वायुदाब को नापना है कि यहाँ का वायुदाब कैसा है, बैरोमीटर से नापते हैं वायुदाब को, तो जब उसके जो रीडिंग उसकी देखते हैं हम, तो जब अगर रीडिंग ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो इसका मतलब है कि साफ मौसम है, और जब नीचे घट आएगी इसका मतलब साफ मौसम नहीं है। तो चक्रवात, प्रति चक्रवात वाला जो स्थिति होती है वो साफ मौसम की होती है, और जो चक्रवात होता है तो इसका मतलब बैरोमीटर में जो रीडिंग है, जब बैरोमीटर की रीडिंग नीचे की ओर आएगी तो इसका मतलब चक्रवात है, और जब ऊपर की ओर जाएगी तो इसका मतलब प्रति चक्रवात है, यानी कि साफ मौसम है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयन मंडल कई परतों में विभक्त होता है। आयन मंडल क्या होता है? कई परतों में विभक्त होता है। डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। आयन मंडल में ही अरोरा बोरियालिस वाली घटनाएं होती हैं। ठीक है, आयन मंडल में ही रेडियो तरंगें, विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं, ये सब आयन मंडल में होती हैं। यहीं से रेडियो तरंगें वापस लौट के आती हैं। ठीक है, तो ये आयन मंडल में पूछा जा सकता है कि डी ई एफ जी लेयर में किस मंडल को बांटा गया है? आयन मंडल को। राइट आंसर। समताप मंडल की खोज भाई किसने की? समताप मंडल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टीजरेंस डी बोर्ट, टीजरेंस डी बोर्ट ने समताप मंडल की खोज की थी। ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि समताप मंडल वेरी इंपॉर्टेंट। टीजरेंस डी बोर्ट, इसने समताप मंडल की खोज किया। वायुमंडल में जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 के सांद्रण में जब वृद्धि हो जाती है तो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी वृद्धि हो जाती है। जब उसमें वायुमंडल में CO2 बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होगी। ठीक है, किसे संवहनीय मंडल कहा जाता है? संवहनीय मंडल किसको कहते हैं? तो संवहनीय मंडल क्षोभ मंडल को कहते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही संवहन धाराएं चलती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में संवहन धाराएं चलती हैं, इसीलिए इसको संवहनीय मंडल के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट आर्थिक मंडल, विशिष्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं EEZ, इसकी जो है सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आधार रेखा से सागर की ओर 200 नॉटिकल मील दूरी वाले भाग को, 200 याद रखिएगा, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, और समुद्री दूरी को किससे नापते हैं? ये भी याद कर लीजिए, नॉटिकल मील से नापते हैं। तो 200 नॉटिकल मील की दूरी वाले भाग को क्या घोषित कर दिया जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। फाइटोप्लैंक्टन क्या है भाई? फाइटोप्लैंक्टन का नाम आपने सुना होगा। फाइटोप्लैंक्टन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टन में निशान लगाएंगे आप। अब इसी समुदाय के पौधे हैं शैवाल और डायटम, ये भी याद रखिएगा। फाइटोप्लैंक्टन समुदाय के जो पौधे हैं उनका नाम है शैवाल और डायटम, यानी कि शैवाल और जो डायटम है ये प्राथमिक उत्पादक हैं। ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, ये प्राथमिक उत्पादक हैं, शैवाल और डायटम। शैवाल, डायटम, फाइटोप्लैंक्टन, ये याद कर लीजिए, प्राथमिक उत्पादक हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा है। एल नीनो कैसी है? गर्म,
और ला नीनो कैसी है, ठंडी जलधारा। याद रखिएगा। एल नीनो को याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, एल बना लीजिए आप। अब एल को थोड़ा ऐसे बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाइए, तो क्या बन गया, एच। एच का मतलब हीट, हीट मीन्स गर्म। अब आपको कभी भूलेगा नहीं, एल आपने बनाया, एल से एच बन जाएगा, तो आप समझ जाइए कि एल से एच बन गया तो ये हीट हो गई, गर्म जलधारा हो गई। आगे केल्विन धारा, ये भी एक गर्म जलधारा है, इसी एल नीनो का ही दूसरा नाम है ये केल्विन धारा। याद रखिएगा, एल नीनो का दूसरा नाम केल्विन धारा है। और जब एल नीनो गर्म जलधारा है तो केल्विन भी गर्म जलधारा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इरमिंजर धारा क्या है। इरमिंजर जो धारा है वो गर्म धारा है। कैसी धारा है, इरमिंजर गर्म जलधारा है, और ये आइसलैंड के दक्षिण में बहती, आइसलैंड के दक्षिण में प्रवाहित होती है। इरमिंजर गर्म जलधारा आइसलैंड के दक्षिण में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जलधारा है ये इरमिंजर, आइसलैंड के दक्षिण में। इसके बाद उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों से उत्तर की ओर से जो ठंडी धारा दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो ठंडी धारा बहती है वो लेब्राडोर और क्यूराइल की धारा होती है। यानी कि लेब्राडोर ऊपर से नीचे और क्यूराइल भी ऊपर से नीचे, तो लेब्राडोर और क्यूराइल, ये याद रखिएगा, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और जो गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धारा है, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो, ये नीचे से यानी कि उत्तरी ठंडे भाग की ओर चलती हैं, दक्षिण से ठंडे भाग की ओर चलती हैं, ऊपर की ओर। तो गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक बार आप चित्र जरूर देख लीजिएगा। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों से जो लेब्राडोर और क्यूराइल की धारा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, जो दक्षिण से उत्तर यानी ठंडे प्रदेशों की ओर जो चलती है वो गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो जलधारा होती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वाईफाई एग्जाम IQ।